एल्टीट्यूड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू न्यूज एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक हमारा कोल माइनिंग से संबंधित है। अभी बहुत सारे जो वर्कर हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये कोल माइनिंग में फंस गए थे असम के क्षेत्र में। भारतीय नौसेना ने गहरे पानी में गोता लगाने वाले गोताखोरों ने क्या किया, असम के जो दीमा हसाओ जिला है उसमें पानी से भरी कोयला खदान में जो 9 श्रमिक फंसे हैं उनको बचाने के लिए अभियान में हिस्सा लिया है। और इसमें पानी का स्तर बढ़ने से क्या है, इनका बचाव कार्य मुश्किल हो गया था। ऐसी घटनाएं पहले भी हमने देखी हैं और 2018 में जो घटना घटी जिसमें कई लोगों की मौत हुई, ये काफ़ी भयानक घटना थी 2018 के दिसंबर 2018 की। अब माइनिंग अलग अलग फॉर्मेट में होती है। अगर रेट होल माइनिंग की बात करें तो इसके तहत क्या होता है, जो खनन क्षेत्र है वो छोटे होते हैं। इसमें बहुत संकरी जो संकीर्ण सुरंगें हैं वो होती हैं, लगभग 3 फीट से कम व्यास होता है इन सुरंगों का। और इसमें जो पृथ्वी है उसको खोद के खनिजों को निकाला जाता है। विशेषकर जो कोयला क्षेत्र है, कोयला खदानें हैं, उनमें रेट होल माइनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। और इसमें काम जो है वो अक्सर मैनुअल किया जाता है, हाथों से किया जाता है और सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों की इसमें अनदेखी की जाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या रहती हैं, इसमें जो है हाथों से काम किया जाता है, मैनुअल लेबर किया जाता है, मशीनों से काम नहीं लिया जाता। तो ये एक मुख्य प्रॉब्लम है जिसके कारण क्या है, श्रमिकों की जानों को खतरा रहता है, खराब सुरक्षा रहता है, खतरनाक रहती है, डहने का खतरा रहता है। पर्यावरणीय प्रभाव जैसे अपशिष्ट प्रबंधन है उसकी कमी के कारण वनों की कटाई, ये मृदा अपरदन, जल प्रदूषण आदि की स्थितियां देखी जाती हैं। अगर भारत की बात करें तो मेघालय रीजन है, वहाँ अधिकतर ये माइनिंग देखी जाती है, रेट होल माइनिंग। और इसमें अवैध कोयला खनन निकाल का कार्य किया जाता है। अदर टेक्निक देखें तो इसमें ओपन पिट खनन है। इसमें क्या होता है, खनिज तक पहुंच के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी की बड़ी मात्रा को हटा देते हैं। यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की बड़ी मात्रा उसको इसमें हटाया जाता है। आमतौर पे सोना तांबा आदि के खनन के लिए इसका यूज किया जाता है। पर्यावरणीय चिंताएं इनमें रहेंगी, क्योंकि ये अवैज्ञानिक तरीके से खनन किया जाता है। अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करें तो इसमें ऐसा खनन तब भी उपयोग किया जाता है जब खनिजों का पता सतह से गहरे जो नीचे होता है और ओपन पिट खनन संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में अंडरग्राउंड खनन उपयोग किया जाता है। इसमें सुरंगे और शाफ्ट होते हैं। प्लेसर माइनिंग होती है। प्लेसर माइनिंग में नदियों के तलिया जो आलूविलेय जमा है उनसे खनिज निकाले जाते हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, में नदियों के तल से खनिज निकालने सरल टेक्निक होती है। पर्यावरणीय प्रभाव इसके भी होते हैं, जैसे जलीय आवास हैं ये क्षेत्र, इन पे दुष्प्रभाव देखा जाता है। माउंटेन टॉप रिमूवल खनन की बात करें तो इसमें अगर माउंट के नाम से ही देखें तो इसमें क्या करते हैं, पहाड़ है उनके शीर्ष को उड़ाया जाता है, फिर कोयला जमा को निकाला जाता है, उसका पता लगाया जाता है। ये इसकी इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो हमारा जो उस क्षेत्र में एनवायरनमेंट है वो वहाँ काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता है, क्योंकि विस्फोट गतिविधियों का इसमें यूज़ किया जाता है। ऐसे स्ट्रिप माइनिंग रहती है। स्ट्रिप माइनिंग में जो ओपन पिट है उसी की तरह रहती है, पृथ्वी की सतह है उसके पास स्थित जो खनिजों की परतें हैं उन पे काम किया जाता है ओपन पिट माइनिंग में। तो इन सब में क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। हाइड्रोलिक खनन है, इसमें क्या करते हैं, उच्च दाब वाले जो पानी है उसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रो यानी जल, इसी से निकलता है। उच्च दाब वाले पानी का यूज़ करके मिट्टी और चट्टानें उनको उखाड़ा जाता है और बाद में खनिजों को लिए इसको छाना जाता है। ये भी एक विनाशकारी प्रक्रिया, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। नदी में कीचड़ जमा होता है, गाद है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसके जल मार्ग आदि प्रभावित होते हैं। और कैलिफोर्निया का गोल्ड रश है, उसके दौरान जो सोने के खनन है उसमें ये सामान्य था। एक सॉल्यूशन माइनिंग होती है, इसमें पानी या रासायनिक घोल को भूमिगत खनिज में जमा में डाला जाता है ताकि जब वो घुल जाए तो इसको पंप किया जा सके। और नमक, पोटास, यूरेनियम के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है और इसका पर्यावरण प्रभाव भी कम होता है। अगर हम कोल माइंस की बात करें भारत में तो हमारे यहाँ कुछ फेमस जगह जैसे मध्य प्रदेश है, भारत है, यहाँ
मध्य प्रदेश भारत का ये जैविक कोयला खदान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है ये एमपी और यूपी में आता है। ऐसे ही झारखंड की बात करें तो झारखंड का झरिया बोकारो है, ये काफी फेमस है। तो झरिया बोकारो झारखंड का। महाराष्ट्र का चंद्रपुर सुपर थर्मल जो पावर स्टेशन है ये भी काफी फेमस है। कोरबा कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो कौन कौन सा? कोरबा छत्तीसगढ़, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र, झरिया कोयला झारखंड में, और चंद्रौली यूपी और एमपी की सीमा पे। अब क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं, जैसे 2019 में पूछा था कोयले के ऊपर कि कोयला क्षेत्र है उसका राष्ट्रीयकरण भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। तो ये सही हो जाएगा कि इंदिरा गांधी के समय में कोयला क्षेत्र उसका हमने क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया था। दूसरा है अब कोयला ब्लॉक लॉटरी प्रणाली के आधार पर आवंटित किए जाते हैं, यानी कि जो इसमें आवंटन होगा वो लॉटरी प्रणाली के आधार पे होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नीलामी के आधार पे आवंटन किया जाता है। थर्ड है हाल ही में भारत घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, लेकिन अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यानी कि पहले आयात पे निर्भर था, लेकिन अब क्या है? अब खुद आत्मनिर्भर हो चुका, अब आयात नहीं करता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी भी जो विद्युत उत्पादन है उसके लिए कोयला बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का अभाव है या कमी है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर हम काटें, थर्ड काटने सबसे पहले थर्ड और थर्ड, तो आंसर क्या होगा? केवल एक बचेगा। अगर दो नहीं भी पता तो तीसरों काटने के बाद आंसर निकल जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो कथन एक तो सही है, राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। कब? 71-72 में। 71-73 में क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया है। जो आवंटन किया जाता है वो नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, ना कि लॉटरी प्रणाली के माध्यम से। इसके अलावा कोयले के आयात पे अभी भी हम निर्भर है। कोयला हम आयात करते हैं, जो हमारे घरेलू उत्पादन है उसके लिए उच्च जो गुणवत्ता वाला कोयला है, जो कोकिंग कोयला है, उसका हम आयात करते हैं। तो इस स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दो 2014 में अनियमितताएं देखी गई थी, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा आवंटन थे उनको रद्द करके और नीलामी आधारित जो कोयला ब्लॉक है उनका आवंटन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो कोयला क्षेत्र के बारे में, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 23-24 में क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में हमारे क्या हुआ? वृद्धि दर्ज की गई है कोयला उत्पादन में। तो फर्स्ट सही है। सेकंड है कोल इंडिया लिमिटेड CIL राष्ट्रीय कोयला उत्पादन का 50% से अधिक उत्पादन करता है। तो ये भी सही हो जाएगा, लगभग 80% या उससे ऊपर जो है CIL के द्वारा उत्पादन किया जाता है। थर्ड है भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है और ऊर्जा मांगों के लिए कोयले का आयात नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा। अभी भी हम कोकिंग कोल है उसका क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2। थर्ड क्यों गलत है? हमारे पास पर्याप्त कोयला भंडार होने के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की हम क्या करते हैं? आयात के द्वारा जरूरतों को पूरा करते हैं। CIL की बात करें तो ये कोयला क्षेत्र पे हावी और राष्ट्रीय कोयले का लगभग 80% से ज्यादा का उत्पादन करती है। आयात हम जो स्टील और विद्युत संयंत्र हैं उसके लिए हमको कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है, और ये हम आयात के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। रिसेंट डेटा देखें कोल सेक्टर का, तो 2023-24 का जो वित्त वर्ष रहा उसमें हमने इसमें वृद्धि दर्ज की है। लगभग हमारा जो कोयला उत्पादन है वो 997.83 मिलियन टन तक पहुंच गया, और इसमें लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 11.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। विद्युत आपूर्ति है उसमें अभी भी 70% से अधिक योगदान किसका है? कोयले का है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संबंधित है जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉ है उनसे संबंधित है।
और चूंकि अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा कहा गया है यूपी में जो नया आपराधिक कानून है उनको चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन की समय सीमा तय की जानी चाहिए और 31 मार्च 2025 तक यूपी के 7 पुलिस आयुक्तालयों में इसको लागू किए जाने की संभावनाएं हैं। 7 आयुक्तालय वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और कानपुर हैं। 0 FIR की चर्चा की गई है। 0 FIR है, ये होती क्या है, मान लो आप किसी दूसरे स्टेट में गए और वहाँ कोई घटना घटित हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर आपको FIR दर्ज करवानी तो आप उनके यहाँ जाके और दर्ज करवा सकते हो दूसरे स्टेट में। वो क्या करेगा, उस घटना को आपका जो होम स्टेट है वहाँ ट्रांसफर करता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी FIR आदि दर्ज करने में, तो इसी का सॉल्यूशन करता है 0 FIR। तो नियमित रूप से यह निगरानी करने का निर्देश दिया कि कितनी 0 FIR संबंधित राज्यों को स्थानांतरित की जा रही हैं। 0 FIR किसी भी पुलिस थाने में क्षेत्राधिकार से परे शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। यानी कि मान लो आप हो दूसरे स्टेट के, आपके साथ घटना किसी अदर स्टेट में हुई, तो वो स्टेट क्या करेगा, दर्ज कर लेगा और उसको आपके स्टेट में स्थानांतरित कर देगा। यही होता है हमारा 0 FIR। इसमें क्षेत्राधिकार मायने नहीं रखता है, ये कहीं भी दर्ज किया जा सकता है। तुरंत इसमें शिकायत है उसकी पंजीकरण की सुविधा होती है और आगे की जांच के लिए जो संबंधित थाने हैं उनमें इसको स्थानांतरित किया जाता है। पहले क्या होता था, क्षेत्राधिकार मुद्दों के कारण बहुत देरियां होती थी। अब इसमें बेनिफिट क्या होंगे कि क्षेत्राधिकार की बाधाओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, मतलब बाधाएं नहीं रहेंगी, त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी और जो तात्कालिक मामले हैं उनकी प्रक्रिया को भी ये सरल बना सकेगा। अब इसमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की चर्चा की गई है। तो ये क्या है, एक पुलिस प्रशासन का मॉडल होता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। और इसमें क्या होता है, एक शहर या महानगर है जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर के पास होती है। और अगर पारंपरिक रूप में देखें तो पारंपरिक रूप में किसके पास होती है, जिला पुलिस संरचना के पास होती है, लेकिन यहाँ एक पुलिस कमिश्नर है उसके पास होती है SP की तुलना में। लीडरशिप स्ट्रक्चर देखें तो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, ये शहर या महानगर क्षेत्र उसका नेतृत्व करेगा और पुलिस कमिश्नर के द्वारा ये नेतृत्व किया जाता है। केंद्रीकृत नियंत्रण रखता है, प्रशासन और संचालनात्मक जिम्मेदारियां इसके पास होती हैं। पारंपरिक पुलिस प्रणाली में क्या होता है, कानून और व्यवस्था और जिला स्तर पर देखी जाती हैं और किसके द्वारा, SP के द्वारा। जो जिले के विभिन्न पुलिस थाने होंगे उनका निरीक्षण किया जाता है SP के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा। ज्यूरिडिक्शन देखें तो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, इसमें क्षेत्राधिकार शहरी क्षेत्र या बड़े शहरों तक सीमित होता है। पारंपरिक पुलिस प्रणाली में पूरे जिले को कवर किया जाता है, चाहे से शहर हो या फिर गांव हो, दोनों इसमें शामिल होंगे। कंट्रोल देखें एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो जो कमिश्नरेट प्रणाली है उसमें क्या है, केंद्रीकृत नियंत्रण होता है और ये त्वरित निर्णय लेने की स्थिति को बढ़ावा देता है। जबकि पारंपरिक पुलिस प्रणाली है इसमें विकेंद्रीकृत प्रशासन होता है, SP है वो जिले का नेतृत्व करता है और राज्य अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट इस SP के द्वारा की जाती है। स्पेशलाइज यूनिट के बारे में बात करें तो पुलिस कमिश्नर है, कमिश्नरेट प्रणाली है, ये प्रणाली विशिष्ट इकाइयां हैं जैसे यातायात नियंत्रण हो, अपराध जांच हो आदि से संबंधित जो निर्माण हो उनका समर्थन करती है और प्रभावशालीता में सुधार करती है। पारंपरिक पुलिस प्रणाली और विशिष्ट इकाइयां इसके पास कम होती है और हमेशा मौजूद हो, ये जरूरी नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र जो है उनमें। अर्बन इश्यूज हैं उनको कौन उठाता है, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, ये व्यापक मुद्दों को उठाता है, पारंपरिक वाला गांव और शहर दोनों को कवर करेगा। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो कमिश्नरेट प्रणाली है, इसमें कमिश्नर के प्रति अधिक सुगम जवाबदेही होती है लेकिन अत्यधिक केंद्रीकरण का जोखिम भी होता है। जबकि पारंपरिक में क्या है, जवाबदेही विभिन्न स्तरों पर फैली होती है, कभी कभी मुद्दों को हल करने में देरी हो सकती है, क्षमता का ये कारण भी बन सकती है। उत्पत्ति की बात करें तो इसका जो परिचय है वो ब्रिटिश शासन के दौरान देखने को मिला है। मुख्य रूप से जो शहरी कानून व्यवस्था है उनकी बढ़ती जटिलताओं को संबोधित करने के लिए इस व्यवस्था को शुरू किया गया था ब्रिटिश शासन के दौरान। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो भारत में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली मुख्य रूप से महानगरीय क्षेत्रों में शहरी कानून और व्यवस्था के मुद्दों को हल करने के लिए लागू की जाती है। तो ये सही है कि जो शहरी क्षेत्र है, महानगर है, उनमें
इस व्यवस्था को लागू किया जाता है, कमिश्नरेट प्रणाली को। दूसरा है कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस कमिश्नर के पास पुलिसिंग के सभी पहलुओं पर केंद्रीकृत नियंत्रण होता है। तो ये सही है कि इसमें केंद्रीकरण क्या है, बढ़ जाता है, जबकि जो पारंपरिक पुलिस प्रणाली है उसमें विकेंद्रीकरण की संभावनाएं होती हैं, जबकि कमिश्नरेट में क्या होगा, केंद्रीकरण की संभावनाएं बढ़ेंगी। थर्ड है पहली, तो ये सही हो जाएगा। थर्ड है पहली बार पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन में सुधार के लिए लागू किया गया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पहला तो कि हमारे यहाँ पहली बार जब लागू किया तो ब्रिटिश शासन का समय था, ना कि स्वतंत्रता के बाद का समय। और ये महानगरीय बड़े शहरों में लागू होता है, ग्रामीण क्षेत्रों को कवर नहीं किया जाता। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 and 2 ओनली, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्यों गलत है, थर्ड इसीलिए गलत है कि इसका जो परिचय वो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, स्वतंत्रता के बाद नहीं, बल्कि पहले ही आ गया था। और ये शहरी कानून प्रवर्तन के लिए है, ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन के लिए। तो बड़े और शहरी महानगरीय क्षेत्र उनको कवर करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो यूजीसी रेगुलेशन उससे संबंधित है, जो तमिलनाडु के सीएम है उनके द्वारा इस पे कुछ आपत्तियां जताई गई हैं, विरोध दर्ज करवाया गया। जैसे यूजीसी उनके द्वारा मसौदा नियम जारी किया गया है और इसी पे कानूनी और राजनीतिक रूप से इसका विरोध किया गया है के स्टालिन के द्वारा। यूजीसी द्वारा जो नए नियम है उनका मसौदा अधिसूचना जारी करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ने विरोध दर्ज किया है और कहा है कि जो शिक्षा है वो क्या है, संविधान की समवर्ती सूची में है और यूजीसी इस पे जो है एक तरफा निर्णय ले रहा है और ये असंवैधानिक है और अतिरेक, यानी जो उसकी क्षमताएं, राज्यों की जो शक्तियां हैं उनमें क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। इसके अलावा जो नए नियम है इनमें क्या किया है, जो राज्यपाल हैं उनको कुलपतियों को नियुक्त करने में व्यापक नियंत्रण दिया गया है और संघवाद और राज्यों के अधिकार हैं उनके ऊपर इसको हमला बताया गया है। जो हमारी संघवाद की प्रणाली है उस पर ये चोट पहुंचाता है अगर राज्यपाल को बहुत ज्यादा अधिकार दिया जाता है तो। तमिलनाडु का उच्च शिक्षा स्वायत्तता पर रुख क्या है, तो यूजीसी मसौदा 2025 है, उसमें कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज समिति बनाने की बात की गई है। जो खोज समिति बनाने की शक्ति है वो चांसलरों को देने के प्रस्ताव करती है। नियम है उनको लागू करने में विफल रहने वाले जो संस्थान उनको यूजीसी योजनाओं से प्रतिबंधित करने या डिग्री कार्यक्रमों के पेशकश से वंचित करने का सामना करना पड़ सकता है। ये हमारा जो ड्राफ्ट है उसमें बताया गया है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो यूजीसी मसौदा अधिनियम जो नियम है उनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये नियम है ये कुलपति नियुक्तियों में राज्यपाल को व्यापक नियंत्रण प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं। तो ये सही है कि जो यूजीसी के द्वारा मसौदा जारी किया गया है उसमें जो हमारे कुलपति हैं उनकी नियुक्ति के लिए हमारे राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति के रूप में काम करते हैं, उनको क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। दूसरा है तमिलनाडु ने इन नियमों का विरोध किया है, क्यों, क्योंकि शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये गलत हो जाएगा, शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का है, ना कि राज्य सूची का, तो दूसरा गलत हो जाएगा। थर्ड है यूजीसी योजनाओं से प्रतिबंधित किए जाने सहित नियमों को लागू करने में विफल रहने वाले शैक्षणिक संस्थानों को दंड का सामना करना पड़ सकता है। तो आंसर क्या होगा, 2 को काटने के बाद 2 और 2 कटा तो 1 and 3 आंसर हो गया हमारा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि ये किसका है, समवर्ती सूची का विषय शिक्षा। इसके अलावा जो नियम है उनको लागू करने में विफल रहने वाले संस्थान हैं उनको यूजीसी योजनाएं उनसे बाहर किया जा सकता है, उनके डिग्री कार्यक्रम में उनसे वंचित किया जा सकता है और दंड का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी रूल से। सेंट्रल जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है उन्हीं को अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट उन्होंने बिजली ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियम लाया गया था 2022, उसी को क्या किया, अभी
रद्द किया है। और ये नियम थे वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने फोकस करते थे। 2070 तक इन्होंने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी रखा था और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के ये हमारी जो दृष्टिकोण है उनके अनुरूप ठहरता है। बिजली अधिनियम 2003 है, इसके तहत केंद्र के पास ये नियम बनाने का विधायी अधिकार नहीं है, ऐसा कहा है अदालत ने। कि अदालत ने उन्होंने बोला कि हमारे जो बिजली अधिनियम 2003 का है उसमें केंद्र के पास ये नियम बनाने का अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या किया, नियम बनाया है। ट्रांसमिशन और ओपन एक्सेस है, उससे संबंधित जो सभी पहलू उनको नियंत्रित करने का अधिकार विशेष रूप से किसके पास होता है, राज्य विद्युत आयोग के पास होता है। ट्रांसमिशन हो या ओपन एक्सेस से संबंधित मुद्दे हों, लेकिन फिर भी इसमें सेंटर ने काम किया। न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने कहा है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस है, GEOA है, ये नियम बिजली अधिनियम 2003 के प्रावधानों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो 2022 के क्या है, ओपन एक्सेस से संबंधित एनर्जी में रूल देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके उत्पादन को, खरीद को, उपभोग को बढ़ावा देना, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा, इन ऊर्जाओं को क्या करना, बढ़ावा देने के लिए ये लाई गई थी। और उपभोक्ताओं के लिए हरित ऊर्जा चुनने के लिए ओपन एक्सेस को बढ़ावा दिया गया 2022 की इस नीति के माध्यम से। ओपन एक्सेस को बढ़ावा देना, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस तक सीधे पहुंच की अनुमति देती है ओपन एक्सेस, यानी उपभोक्ताओं को क्या कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा तक सीधे पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। हरित ऊर्जा की खरीद है, ये नियम उपभोक्ता विशेष रूप से जो बड़े पैमाने पर उद्योगों को है हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति देते हैं, और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने में हेल्प करता है। हमने जो लक्ष्य रखा है 2070 तक शून्य उत्सर्जन का, उसमें भी ये उसको प्राप्त करने में ये क्या कर सकता है, योगदान दे सकता है। नियामक प्राधिकरण की बात करें तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक आयोग हैं, इन नियमों के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हैं। 2003 और 22 के नियमों की तुलना करें तो 2022 इसमें ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जबकि विद्युत अधिनियम 2003 है, ये क्या है, विद्युत उत्पादन को, प्रसारण को और वितरण को नियंत्रित करते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी देखें तो ग्रीन एनर्जी नियम में CERC और SERC को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। 3 की बात करें तो इसमें जो नियमन है उसके लिए केंद्र राज्यों को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओपन एक्सेस ग्रीन एनर्जी है, ये ओपन एक्सेस पे ध्यान केंद्रित करती है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा सीधे खरीदी जा सके, जबकि 2003 का जो अधिनियम है विद्युत बाजारों के लिए सामान्य ओपन एक्सेस की अनुमति देता है, कोई विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा प्रावधान इसमें नहीं है। जो हमारी 2003 की नीति थी, अधिनियम था, उसमें सभी पहलुओं को कवर किया गया था, विद्युत सेक्टर से संबंध, चाहे उत्पादन हो या वितरण हो, सभी चीज़ों को इसमें शामिल हमने किया था। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो जो 2003 का विद्युत अधिनियम है और 2022 के नियम है उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ग्रीन एनर्जी नियम 2022 है वो विशेष रूप से ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देते हैं। तो ये सही है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस से हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद कर सकते हैं। दूसरा है विद्युत अधिनियम 2003 में नवीकरणीय ऊर्जा खरीद को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत प्रावधान है। नवीकरणीय ऊर्जा खरीद के लिए इसमें विस्तृत प्रावधान नहीं देखे जाते, तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ये किस में है, 2022 के नियम में है। थर्ड है ग्रीन एनर्जी नियम 2022 केंद्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोग हैं, इनको नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस को नियंत्रित करने का अधिकार देते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ये दोनों संस्थाएं हैं, इनको इसका नियंत्रण का अधिकार है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट सही है कि 2022 की नीति है वो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस को बढ़ावा देती है, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 2003 के अधिनियम में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी खरीद को विशेष रूप से क्या नहीं करती, लक्षित करने वाले, इसमें विस्तृत प्रावधान नहीं देखने को मिलते। 2022 की नीति की विशेषता है, ना कि 2003 की। 2022 में CERC और SERC को नवीकरणीय ऊर्जा है इसके ओपन एक्सेस को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा इंडिया US से संबंधित अभी हुआ क्या है, जो भारतीय नौसेना उसके लिए
सोनोबॉय बनाने की बात की गई है यूएसए के द्वारा। अब सोनोबॉय होते क्या हैं? तो सोनोबॉय क्या है? समुद्र के अंदर जो छिपी पनडुब्बियां हैं उनको पता लगाने के लिए इनका यूज किया जाता है, सोनोबॉय उपकरणों का। तो समुद्र के अंदर जो छिपी पनडुब्बियां उनका पता लगाने के लिए किन उपकरणों का यूज किया जाएगा? सोनोबॉय उपकरणों का। ये विशेष तकनीक पानी के अंदर खतरों का पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? अंडर सी डोमेन जागरूकता बढ़ाती हैं, यूडीए को बढ़ावा देती हैं। अल्ट्रामरीन है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, इनके बीच इसके लिए समझौता हुआ है। किस किस के बीच? अल्ट्रामरीन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच। अमेरिका की जो अल्ट्रामरीन कंपनी है वो भारत की बीडीएल के साथ मिलकर भारत में सोनोबॉय का उत्पादन करेगी और ये मेक इन इंडिया पहल है उसके तहत किया जाएगा। रक्षा प्रौद्योगिकी है उसमें जो दोनों देश हैं उनके सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाती हैं। इसमें इंटरऑपरेबिलिटी है उस पर जोर दिया गया है। सह निर्मित जो सोनोबॉय हो अमेरिका और भारतीय नौसेना है उसके साथ साथ P8 MHR 60R और MQ-9B है रिपर, ये सी गार्जियन जैसे सहयोगी विमान उनके साथ इंटरऑपरेबल होंगे। इंटरऑपरेबिलिटी है ये क्वाड सदस्यों के बीच रक्षा संबंधों को क्या करेगी? मजबूती प्रदान करेगी। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो सोनोबॉय के बारे में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये उपकरण है क्या? तो ये मुख्य रूप से पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, सोनोबॉय अंडरसी डोमेन जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा कि जो अंडरसी डोमेन है उसकी जागरूकता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। थर्ड है, सोनोबॉय सतह आधारित उपकरण है जो महासागर धाराओं की निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये महासागरीय धाराएं उनकी निगरानी के लिए यूज नहीं किए जाते बल्कि किसके लिए हैं? जो पनडुब्बियां हैं उनका पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ए 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, चूंकि अब पोंगल उत्सव आ रहा है तो इसी क्रम में क्या है, ये जानवरों का एक रेस आयोजित किया जाएगा, इसी से संबंधित एक टॉपिक है। तो कोयम्बटूर है, यहाँ किसान जो है पोंगल उत्सव के दौरान ग्रामीण इलाकों में रेकार रेस का आयोजन करेंगे, उसी की तैयारी की जा रही है रेकार रेस के लिए। अब रेकार रेस है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र है उसकी फेमस है, ये एक पारंपरिक आयोजन है रेकाल रेस। इसमें कोयम्बटूर के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से पोंगल उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। जो बैल हैं उनको अस्थायी गाड़ियां बनाई जाती हैं जिनको रेकल कहा जाता है और एक निर्धारित मार्ग पर इनको खींचते हैं। किसानों की भागीदारी, किसान है वो अपने बैलों की ताकत और गति का इसमें प्रदर्शन करते हैं। सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो ग्रामीण जो जीवन है, कृषि गतिविधियां उनका प्रतीक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लोकप्रिय मनोरंजन है, विशेष रूप से जो पोंगल के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। कृषि परंपराएं उनका प्रतीक है, ये जो चीजें हैं ये कृषि से जुड़ी हुई हैं। मौसम फसल है के मौसम के उत्सव को भी ये दर्शाती हैं। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो जो रेकला रेस है उसी के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट है तमिलनाडु में आधुनिक बैलगाड़ी दौड़ आयोजन। अब यह आधुनिक बैलगाड़ी दौड़ आयोजन क्या होता है? जो सांस्कृतिक त्योहार से संबंधित नहीं है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। सेकंड है ग्रामीण कोयम्बटूर में पोंगल के दौरान आयोजित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ जो कृषि परंपराओं को प्रदर्शित करती है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि ये पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ है और कृषि परंपराओं को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो आंसर क्या है? बी। रेकला रेस है ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में ग्रामीण और कृषि परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। पोंगल के दौरान आयोजन होता है। फसल का जो मौसम है उसका उत्सव मनाने वाले किसानों की खुशी और मेहनत का ये प्रतीक होता है। बैलों का महत्व देखें तो कृषि और ग्रामीण जीवन में बैलों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसी को इसके माध्यम से दर्शाया जाता है। तो आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।